हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 16 करेंगे और पाठ का नाम है ग्रामश्री। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है और यह जो पाठ 16 है यह अंतिम पाठ है। तो चलिए हम लोग पाठ को भी देखते हैं और प्रश्न उत्तर भी हम लोग करते हैं। यह जो ग्रामश्री है यह आपका एक ठो कविता है, ठीक है ना। यह बसंत ऋतु पर आधारित कविता है और इस कविता के जो लेखक हैं, इस कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है आपका हाँ, सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए हम लोग कविता के पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को भी हम लोग साथ साथ देखते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि यहाँ सूर्य है, रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। भावार्थ है, खेतों में चारों ओर मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वह मानो चांदी की चमकती जाली सी प्रतीत होती है। इसके बाद देखिए आगे है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। देखिए भावार्थ है, हरे हरे पौधों के तनों पर हरियाली का रक्त झलक रहा है, ठीक है। जब बसंत ऋतु आता है तो हरियाली चारों तरफ छा जाता है और पेड़ पौधे के लिए हरियाली तो वही है, उसका हरापन ही है। तो देखिए, हरे हरे पौधों के तनों पर हरियाली का रक्त झलक रहा है, काली मिट्टी पर नीला आकाश झुक आया सा लगता है, ठीक है ना। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक, इस तरह से आपका है। अब देखिए आगे है, रोमांचित सी लगती वसुधा, ये जो धरती है उसको वसुधा भी कहा गया है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूँ में बाली, अरहर सनई की सोने की किन किनिया है शोभा शोभा वाली। देखिए क्या अर्थ है इसका। भावार्थ है, जब जौ और गेहूं में बालियां आती हैं, ठीक है, तो धरती रोमांचित और प्रसन्न दिखाई देती हैं। जब दिखेगा जौ और गेहूं में जब बालियां आती हैं तो वो जब हवा चलता है ना तो झूमते हुए नजर आता है। ऐसा बसंत ऋतु में होता है। तो आगे पढ़ते हैं, रोमांचित और प्रसन्न दिखाई देती हैं। अरहर और सन की सुनहरी फसल मानो शोभायुक्त घुंघरू जैसे प्रतीत होती हैं। इसके बाद आगे है, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूल सरसों पीली पीली, लौ हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी 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 नीली। अब देखिए, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, जो फूल, जो सरसों का जो फूल होता है ना, वो सरसों का भीनी भीनी खुशबू ले रहता है, तेल जैसा उसका सुगंध रहता है। फिर यहाँ देखिए, हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, जो नीलम है ना, नीलम की कली तीसी, जो तीसी होता है उसके फूल जो नीले कलर के होते हैं वो लोग नीलम की उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। खेतों में खिले सरसों के पीले फूलों से भीनी भीनी गंध उड़ रही है, ठीक है। हरी धरती से नीली तीसी के फूल मानो नीलम की कलियों से झांकते दिखाई देते हैं। वाह। अब देखिए, रंग रंग फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटक, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। भावार्थ, रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की लतरें सहेलियों की तरह हंसती हुई लग रही हैं। मखमल की पेटियों जैसे उनकी फली में मोतियों के माला से दाने छिपे हुए हैं। इसका भावार्थ ये हुआ। आगे है, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूलों से फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। भावार्थ है, रंग बिरंग तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं फूल ही उड़ते हुए एक डंठल से दूसरे डंठल पर पहुंच रहे हैं। डंठल का मतलब जो वृंत है उसी को यहाँ पर डंठल, इसका हिंदी में अर्थ होता है। अब देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। देखिए क्या होता है, बसंत ऋतु में जो आम होता है ना उसमें मंजर लगना शुरू होता है। पीपल में भी उसमें आपको फूल आपको दिखाई देगी। फिर देखिए कोकिला जो है मतलब कि कोयल जो है वो आपका गीत गाने लगती है, मतवाली गीत गाने लगती है। देखिए भावार्थ क्या है, आम के पेड़ों की डालियाँ चांदी और सोने जैसी मंजरियों से लद गई हैं, ठीक है। ढाक और पीपल के पेड़ों पर पत्तियां झर रही हैं और कोयल का स्वर मतवाला हो उठा है। आगे देखिए, महके मटहल, यहाँ पर कटहल भी हो, कटहल ही होगा। महके मटहल मतलब कभी कटहल ही कहना चाह रहे होंगे, लेकिन ये क्या बोलते हैं इसमें, ये जो अलंकार है इस जो वजह से शायद इसमें मटहल लिखे हुए हैं।
खैर जो कवि हैं उनकी गहराई को कोई समझ नहीं सकता है। खैर कोशिश करते हैं। महके मटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू डाळिंब, आलू गोभी बैंगन मूली। यहाँ देखिए भावार्थ है, मटहल अर्थात कटहल महक रहा है, जामुन पर कलियाँ आ गई हैं, जंगल में झरबेरी की डालियाँ झूल रही हैं, आड़ू नींबू डाळिंब आलू गोभी बैंगन और मूली सभी फूल फल रहे हैं। अगला देखिए, मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाली जड़ी। बसंत ऋतु में देखिए क्या होता है कि अमरूद अब पीले और मीठे हो गए हैं, जिन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, बेर सुनहरे और मीठे पक गए हैं, आंवले की डालियाँ फलों से लद गई हैं। अगला है, लह लह पालक महमा धनिया वाह वाह, लौकियों सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। भावार्थ, खेतों में पालक लहलहा रही है, धनियों की सुगंध फैल रही है, लौकी और सेम की फलियां छाई हुए हैं, लाल लाल टमाटर और हरी हरी मिर्चों की थैलियां लटक रही हैं। अब देखिए अगला है और ये लास्ट है, गंजी को मार गया पाला, अरहर के फूलों के झुलसा, हाँ का करती दिन भर बंदर, अब मालिन की लड़की तुलसा, मालिन के कोई लड़की उसका नाम तुलसा है। अब देखिए क्या है इसका भावार्थ, ठंड पाला में गेहूं की बालियों को नष्ट कर दिया है, ठंड जो पाला है वो गेहूं की जो बाली उसको नष्ट कर रहे हैं, और अरहर के फूल भी झुलस गए हैं, बंदर दिन भर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भगाने का काम माली की बेटी तुलसी करती है। देखिए तो यही है सुमित्रा नंदन पंत जी जिन्होंने इस कविता की रचना की है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका शब्दार्थ है, शब्दार्थ को देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद है वर्तनी बोध है, इसको भी देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब उसके बाद में देखिए अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहले मौखिक प्रश्न 5 प्रश्न है, फिर लिखित प्रश्न आपका 2 है, फिर उसके बाद सरलार्थ है। इस सब को हम एक ही साथ चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, खेतों में फैली हरियाली कैसी प्रतीत होती है? तो उत्तर है, खेतों में फैली हरियाली मखमल की कोमल चादर सी प्रतीत होती है, उस पर सूर्य की किरणें पड़कर चांदी की उजली जाली सी प्रतीत होती है। अब देखिए दूसरा है, तितलियां कहाँ कहाँ फिर रही हैं? तो उत्तर है, तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं, वे उड़ उड़ कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर जा रही हैं। अब देखिए तीसरा है, क्या क्या महक उठे हैं? तो उत्तर है, वसंत ऋतु में सरसों की पीले फूल, मटहल, मुकुलित जामुन और जंगल की झरबेरी इत्यादि सभी महक उठे हैं। अब देखिए लाल लाल चित्तियाँ किस में पड़ गई हैं? तो पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, इससे वे और भी सुंदर और स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं। बेरों को कैसा बताया गया है? तो उत्तर है, बेरों के सुनहले और मधुर बताया गया है, वसंत ऋतु में वे पककर खाने योग्य और रस से भर जाते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्न है, वसुधा रोमांचित सी क्यों लगती है? तो उत्तर है, वसंत ऋतु के प्रभाव से पेड़ पौधे फल और फूलों से भरे हुए होते हैं, खेतों में जौ और गेहूं की बालियां निकल आती हैं, फूलों के सुगंध से वातावरण सुगंधित होता रहता है, जिससे पूरी धरती यानी पूरी वसुधा रोमांचित और प्रसन्न सी लगती है। यहाँ पर धरती की जगह आप वसुधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में वसुधा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, धरती भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं वसुधा या धरती, आप कुछ भी लिखिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में सदृश रूप से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो देखिए वसंत ऋतु में खेतों में नई कोपलें निकल आती हैं, ठीक है ना, कोपलें मतलब कलियाँ, नई कोपलें हैं, जौ गेहूं में बालियां आती हैं, सरसों पीली पीली फूलती है, आम पर मंजर दिखाई देते हैं आता है, अमरूद बेर आंवला आदि फल पकने लगते हैं, पालक धनिया मटर टमाटर जैसी सब्जियां लहलहाने लगती हैं, और चारों ओर तितलियां पक्षी और सुगंध से वातावरण भर जाता है। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, देखते हैं। मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न हो गया। यहाँ देखिए सरलार्थ लिखना है, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं वो फूल स्वयं, उड़ रहे वृंतों से वृंतों पर। देखिए इसका सरलार्थ है, इसका भावार्थ है, तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं फूल ही उड़कर एक डंठल से दूसरे डंठल पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद में बहुवैकल्पिक प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर कविता में किस मौसम का सौंदर्य का वर्णन है? तो वो बसंत ऋतु के मौसम का सौंदर्य का वर्णन है। खेतों में कैसी हरियाली फैली हुई है? तो खेतों में मखमल सी हरियाली फैली हुई है। इसके बाद है मूल परक प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और क्यों? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए सर, यहाँ मूल परक प्रश्न का उत्तर है, मुझे वसंत ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। खेतों में हरियाली, पेड़ों पर फूल फल और वातावरण में सुगंध चारों ओर छा जाती है। यह ऋतु हर्ष और उत्साह का प्रतीक है। आगे अब देखिए भाषा अध्ययन में है, तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत शब्द का अर्थ होता है जैसे उसी के जैसा, जैसे कि फलक का झलक। आप यहाँ कविता में एक बार देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिएगा। हाँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, लद गई आम तरू की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। यहाँ जो डाली है ना और जो मतवाली है, ये आपका तुकांत शब्द इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। बथी व्याकरण की भाषा में तुकांत शब्द कहते हैं। तो देखिए उसी प्रकार तुकांत शब्द लिखना है। फैली का हो जाएगा थैली, फलक का झलक, बंदर का सुंदर, लड़ी का झड़ी। इसके बाद देखिए पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो हम दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, आप एक भी लिख सकते हैं। खेत का हो जाएगा क्यारी या खेत खलिहान। रवि का हो जाएगा सूर्य या आदित्य। फूल का हो जाएगा सुमन या पुष्प। तक का हो जाएगा सीमा या अंत। कोकिला का हो जाएगा पीक या कोयल। पालक का हो जाएगा शाक या भाजी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पुनः, इन पुनरुक्त शब्दों पर ध्यान दो। पीली पीली, रंग रंग, लाल लाल। पुनरुक्त शब्दों के प्रयोग से अर्थ सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऐसे 4 अन्य शब्द आपको लिखना है। तो देखिए हम लिखे हुए हैं धीरे धीरे, प्रतिदिन, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर धीरे धीरे, बार बार। अच्छा धीरे धीरे इतना बार हो गया, इसके जगह आप ठंडा ठंडा लिख सकते हैं। ठंडा ठंडा यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक तो कम हो गया ना उसकी वजह से। इसके बाद है उपमा अलंकार में एक वस्तु व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु व्यक्ति से की जाती है। जैसे चांदी की सी उजली जाली, अर्थात चांदी के जैसा उजला जाली। अब देखिए इस कविता में ऐसे 2 उदाहरण चुनकर आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं, पहला उदाहरण यहाँ पर है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। देखिए खेतों की हरियाली की तुलना मखमल से की गई है। लौ हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। यहाँ देखिए नीली तीसी के फूलों की तुलना नीलम की कलियों से की गई है। इसके बाद ये तो पाठ से आगे है, अब तो पाठ ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली ने मुझे कमेंट किया था इस पाठ को रात में ही लिखने के लिए, लेकिन रात में मैं बाज़ार गया था। बाज़ार आने के बाद में थोड़ा सा देर हो गया, फिर रात में कुछ टेक्निकल इशू हुआ, ये मोबाइल हैंग करने लगा, इस वजह से रात में हम अपलोड नहीं करने पाए। तो इसके लिए मुझे खेद है। आप इसी तरह मुझे और भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।